हेलो स्टूडेंट्स, आई एम योर साइंस टीचर। आज हम अपना साइंस का चैप्टर नंबर 2 करेंगे, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। So let's start the chapter. Nutrition in animals. Identify these label structures. अब यहाँ पे हमें कुछ स्ट्रक्चर्स लेबल्ड गिवन है A, B, C, D, E and F इन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो आपको क्या करना है, इनको आइडेंटिफाई करना है और यहाँ पे इनको बताना है कि ये कौन से स्ट्रक्चर्स हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें यहाँ पे ये A, B, C, F इस तरीके से ये सारे स्ट्रक्चर्स हमें लेबल्ड गिवन है। तो आपको बताने जैसे हमें दिख रहे हैं F क्या है, दिस इज लार्ज इंटेस्टाइन। देन E की बात करें तो ये क्या है, यहाँ पे ये पैनक्रियास है। एंड दिस इज स्टमक, लिवर, फूड पाइप है, माउथ है। तो आपको ये सबको आइडेंटिफाई करना है, यहाँ पे बताना है और इनके बारे में अभी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। फूड इज वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स as it provides them with energy. Unlike green plants that can prepare their own food through photosynthesis, all other organisms must depend on other sources for nourishment, making them heterotrophic. The food consumed by organisms is usually complex and must be broken down into simpler, soluble forms to be utilized by their microscopic cells. This breakdown process allows the nutrients to reach every cell of the body and provide the necessary energy for various life processes. तो फूड एक बहुत इंपॉर्टेंट एसेंशियल रिक्वायरमेंट है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, क्योंकि वो एनर्जी प्रोवाइड करता है। ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं, अपना खाना खुद बना लेते हैं, लेकिन बाकी ऑर्गेनिजम्स जो डिपेंड करते हैं दूसरे सोर्सेज पे नरिशमेंट के लिए, वो क्या होते हैं, हेट्रोट्रॉफिक होते हैं। अब फूड कंज्यूम्ड बाय ऑर्गेनिजम्स यूजुअली कॉम्प्लेक्स होता है, तो उसको सिंपलर स्मॉलर सॉल्युबल फॉर्म्स में उसको ब्रेक करना है, जिससे कि वो माइक्रोस्कोपिक सेल्स उसको यूटिलाइज कर पाए बॉडी में। तो ये जो ब्रेक डाउन है जिससे न्यूट्रिएंट्स हर सेल तक पहुंच पाए बॉडी के, इसमें क्या होता है, एनर्जी रिक्वायर्ड होती है इन प्रोसेसेस को कंटिन्यू करने के लिए, और वो एनर्जी कहाँ से आती है, फूड से ही आती है। इन द फर्स्ट चैप्टर यू लर्न दैट प्लांट्स आर मेनली ऑटोट्रॉफ्स making their own food. However, animals are heterotrophs and rely on other organisms for nourishment. Animals can be herbivores, carnivores or omnivores, and they obtain ready-made food from plants or other animals. अब फर्स्ट चैप्टर में आपने क्या पढ़ा, प्लांट्स के बारे में पढ़ा कि वो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं, लेकिन एनिमल्स हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं, दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड होते हैं नरिशमेंट के। अब एनिमल्स हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स भी हो सकते हैं, जो रेडीमेड फूड ऑब्टेन करते हैं प्लांट्स या दूसरे एनिमल्स। मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, एनिमल्स ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन इन डिफरेंट वेज। तो एनिमल्स अपने न्यूट्रिशन अलग अलग तरीके से ऑब्टेन करते हैं। इसमें क्या क्या आ जाता है, पैरासिटिक, एप्रोफिटिक, सिम्बायोटिक एंड होलोजोइक। अलॉन्ग दीज होलोजोइक न्यूट्रिशन इज मोस्ट कॉमन, ये सबसे कॉमन है अमंग फ्री लिविंग ऑर्गेनिजम्स, टाइनी सिंगल सेल क्रीचर्स जैसे कि अमीबा से लेकर लार्जर कॉम्प्लेक्स बीइंग्स लाइक ह्यूमंस तक। होलोजोइक न्यूट्रिशन, Holozoic nutrition is a mode of nutrition in which organisms consume solid or liquid organic matter. This type of nutrition involves 5 main steps: ingestion, digestion, absorption, assimilation, and egestion. Holozoic animals can be herbivores, carnivores, or omnivores. Herbivores may be further classified as frugivores, which feed on fruits, or fluid feeders like bees and butterflies. Carnivores may include insectivores, piscivores, fish eaters, or sanguinivores, bloodsuckers. तो होलोजोइक न्यूट्रिशन एक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, सॉलिड या लिक्विड ऑर्गेनिक मैटर को कंज्यूम करते हैं। अब इसमें 5 मेन स्टेप्स होते हैं, उन स्टेप्स को यहाँ पे हम पढ़ेंगे। एंड होलोजोइक एनिमल्स हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स कैसे भी हो सकते हैं। हर्बीवोर्स को और फर्दर क्लासीफाई कर सकते हैं हम फ्रूगीवोर्स। फ्रूगीवोर्स क्या होते हैं, जो फ्रूट्स पे फीड करते हैं या फ्लूइड फीडर्स होते हैं जैसे कि बीज एंड बटरफ्लाइज। कार्निवोर्स में इंसेक्टिवोर्स, पिसीवोर्स ये क्या होते हैं, फिश ईटर्स होते हैं, और सैंग्यूनिवोर्स ब्लड सकर्स होते हैं, ये सब कार्निवोर्स में आ जाते हैं। तो अब ये हम क्या देखते हैं, यहाँ पे 5 मेन स्टेप्स देखते हैं पहले इस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। इंजेशन, प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड, जो फूड हमने इनटेक किया उसको इंजेशन बोलते हैं। डाइजेशन, ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स, कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स का जो ब्रेकडाउन है सिंपलर वंस में डाइजेस्टिव जूसेस की हेल्प से, उसको डाइजेशन बोलते हैं। एब्जॉर्प्शन, प्रोसेस वेयर डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब्ड इनटू बॉडी फ्लूइड्स। अब वो प्रोसेस जहाँ पे डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब किया है बॉडी फ्लूइड्स की हेल्प से, लाइक ब्लड्स टू रीच एवरी पार्ट ऑफ बॉडी, जैसे कि ब्लड की हेल्प से एब्जॉर्ब किया है जिससे कि वो बॉडी के हर पार्ट तक पहुंच सके, दैट इज एब्जॉर्प्शन। एसिमिलेशन, व्हेन एब्जॉर्ब्ड फूड रीचेस सेल्स टू बी यूज्ड टू गेट एनर्जी फ्रॉम इट। एसिमिलेशन क्या है, जब ये एब्जॉर्ब्ड फूड सेल्स तक पहुंचता है टू बी यूज्ड टू गेट, जिससे कि एनर्जी मिलती है। इजेशन, एलिमिनेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल फ्रॉम द बॉडी। इजेशन क्या हो गया, अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल को बॉडी से एक्सक्रीट आउट करना, एक्सपेल करना इज इजेशन। Fill in the blanks to complete the steps of holozoic nutrition. अब ये blanks fill करने हैं हमें।
द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड, फूड को इनटेक करना क्या कहलाता है? इंजेशन। डैश इज द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स, फूड मॉलिक्यूल्स को, कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करना क्या कहलाता है? डाइजेशन कहलाता है। ड्यूरिंग डैश, अब ड्यूरिंग डैश डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब होता है बॉडी फ्लूइड्स में, वो क्या होता है? ड्यूरिंग एब्जॉर्प्शन। डैश इन्वॉल्व्स, अब किस कौन से प्रोसेस में? यूटिलाइजिंग एब्जॉर्ब्ड फूड फॉर एनर्जी, यानी जो फूड एब्जॉर्ब हुआ है वो एनर्जी के लिए यूज होता है, वो किस में होता है? एसिमिलेशन। एलिमिनेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, अब ये जो अनडाइजेस्टेड फूड है इसको एलिमिनेट करना क्या कहलाता है? डाइजेशन कहलाता है। तो आपको क्या बताना है? 5 मेन स्टेप्स बताने हैं जो होलोजोइक न्यूट्रिशन में आता है और उनके फंक्शंस बताने हैं। तो अब हम न्यूट्रिशन देखते हैं अमीबा में। Amoebas are single-celled organisms found in water, feeding on microscopic plants and animals through a process called holozoic nutrition. Within its single cell, an amoeba completes all 5 steps of feeding process known as phagocytosis. This involves extended pseudopodia to engulf prey, digesting it within food vacuoles, absorbing nutrients into cell cytoplasm, and utilize them for energy and growth. Waste products are then expelled through the cell membrane, ensuring efficient nutrient utilization. तो अमीबा क्या है? सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स हैं जो वाटर में देखे जाते हैं और ये किस पे करते हैं? माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स एंड एनिमल्स पे फीड करते हैं थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो विद इन सिंगल सेल, अब सिंगल सेल में अमीबा क्या करता है? अपने 5 स्टेप्स पूरे कंप्लीट कर लेता है फीडिंग प्रोसेस के, जिसको हम फैगोसाइटोसिस बोलते हैं। अब इसमें क्या आता है? ये अपने स्यूडोपोडिया को एक्सटेंड करता है जिससे प्रे को एनगल्फ करता है, डाइजेस्ट करता है फूड वैक्यूल्स में, न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करता है सेल के साइटोप्लाज्म में, एनर्जी यूटिलाइज करता है, ग्रोथ में हेल्प करता है और वेस्ट प्रोडक्ट को वापस एक्सपेल कर देता है थ्रू सेल मेम्ब्रेन और इंश्योर करते हुए कि एफिशिएंट न्यूट्रिशन यूटिलाइज हो चुका हो। इंजेक्शन, amoeba lacks well-defined body organs but possesses a jelly-like body with an irregular shape. When a food particle approaches, it extends finger-like projections called pseudopodia, false foot to engulf it. These pseudopodia encircle the food particle, forming a cavity known as food vacuole akin to a stomach. This method of food intake is termed circumvallation. अब इंजेक्शन में क्या होता है? अमीबा में वेल डिफाइंड बॉडी नहीं होती है, बॉडी ऑर्गन्स नहीं होते हैं, उसमें एक जेली लाइक बॉडी होती है जिसकी इरेगुलर शेप होती है। तो जब फूड पार्टिकल इसके पास आता है तो ये क्या करते हैं? अपने फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को एक्सटेंड करता है जिनको स्यूडोपोडिया बोलते हैं। दैट मीन्स फॉल्स फूड। तो वो क्या करते हैं? उस फूड पार्टिकल को एनगल्फ करने के लिए होते हैं। अब ये स्यूडोपोडिया उस फूड पार्टिकल को सर्कल कर लेते हैं, पूरे कैविटी फॉर्म करते हैं जिसको हम फूड वैक्यूल बोलते हैं, सिमिलर होता है स्टमक की तरह। तो अब ये मेथड जो है फूड इनटेक का, इसको हम सर्कमवेलेशन। नेक्स्ट इज डाइजेशन। Within the food vacuole, our digestive enzymes are released to break down the trapped food into small, soluble molecules. Digestion primarily occurs inside the food vacuole. तो डाइजेशन कैसे हो रहा है? फूड वैक्यूल के अंदर कुछ स्पेशल डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज करे जाते हैं जो इस ट्रैप्ड फूड को स्मॉल सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स में ब्रेक करते हैं। अब डाइजेशन फूड वैक्यूल के अंदर हो रहा है। एब्जॉर्प्शन, द डाइजेस्टेड फूड इन फूड वैक्यूल इज एब्जॉर्ब्ड डायरेक्टली इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ द अमीबा थ्रू डिफ्यूजन। This absorbed food then spreads through the entire cell. अब ये जो डाइजेस्टेड फूड है फूड वैक्यूल में, ये एब्जॉर्ब हो जाता है डायरेक्टली साइटोप्लाज्म में अमीबा के थ्रू डिफ्यूजन। एब्जॉर्ब फूड फिर क्या होता है? पूरे एंटायर सेल में स्प्रेड हो जाता है। एसिमिलेशन, अमीबा यूटिलाइजेस द एब्जॉर्ब्ड फूड फॉर 2 मेन पर्पसेस। Firstly, a portion of the food is used to obtain energy, vital for its metabolic processes. Secondly, another portion of food is utilized to construct various parts of amoeba cell, promoting its growth and maintenance. तो अमीबा क्या करता है? इस एब्जॉर्ब फूड को यूज करता है 2 मेन पर्पस के लिए। पहला क्या हो गया कि कुछ पोर्शन फूड का यूज करता है वो एनर्जी ऑब्टेन करने के लिए जो उसके मेटाबॉलिक प्रोसेस के लिए इंपॉर्टेंट है। सेकेंडली, बाकी पोर्शन वो यूज करता है फूड का अपने अमीबा सेल के वेरियस पार्ट्स कंस्ट्रक्ट करने के लिए जो उसकी ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। Digestion. Any waste products left behind after digestion, including undigested food, carbon dioxide, and excess water, are expelled through the cell membrane. This process ensures the removal of unnecessary substances, maintaining the amoeba's internal balance. तो कोई भी वेस्ट प्रोडक्ट जो पीछे रह गया है जैसे कि डाइजेशन के बाद फॉर एग्जांपल अनडाइजेस्टेड फूड, कार्बन डाइऑक्साइड या एक्सेस वाटर, ये सब सेल के थ्रू बाहर निकल जाते हैं थ्रू सेल मेम्ब्रेन। अब ये प्रोसेस में ध्यान रखा जाता है कि अननेसेसरी सब्सटेंसेस बाहर निकल जाएं और अमीबा का इंटरनल बैलेंस मेंटेन रहे। An amoeba can change its shape constantly, which helps it to engulf food and move around.
दिस यूनिक एबिलिटी इज ड्यू टू इट्स फ्लेक्सिबल सेल मेम्ब्रेन एंड साइटोप्लाज्म। तो अमीबा अपनी शेप कॉन्स्टेंटली चेंज कर सकता है, जिसकी हेल्प से वो फूड को एनगल्फ करता है और आगे आसपास मूव करता है। तो ये जो इसकी यूनिक एबिलिटी है, ये किस वजह से? इसके फ्लेक्सिबल सेल मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म की वजह से। नेक्स्ट इज न्यूट्रिशन इन हाइड्रा। Hydra is a multicellular aquatic animal with many thread-like structures called tentacles around its mouth. These tentacles help in catching prey. The tentacles containing stinging cells that kill the prey with poisonous secretions. These tentacles then bring the dead prey to the hydra's mouth, where it is ingested, digested, absorbed, and assimilated within the body cavity. तो हाइड्रा क्या है? मल्टी सेल्यूलर एक्वेटिक एनिमल। एक्वेटिक एनिमल मतलब जो वाटर में रहते हैं। तो विद मेनी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, जिनको टेंटिकल्स बोलते हैं, उसके माउथ के अराउंड होते हैं। अब ये टेंटिकल्स क्या करते हैं? प्रे को कैच करने में हेल्प करते हैं। ये टेंटिकल्स में स्टिंगिंग सेल्स होते हैं जो प्रे को किल कर देते हैं पॉइजनस सिक्रीशंस सेक्रीट करके। ये टेंटिकल्स क्या करते हैं? फिर ये डेड प्रे को हाइड्रा के माउथ के पास लेके आते हैं, जहाँ पे वो इंजेस्ट किया जाता है, फिर डाइजेस्ट होता है, एब्जॉर्ब होता है और एसिमिलेट हो जाता है बॉडी कैविटी में। हाउ डज हाइड्रा यूजेस इट्स टेंटिकल्स टू कैच एंड कंज्यूम इट्स प्रे? आपको बताना है कि हाइड्रा अपने टेंटिकल्स को कैसे यूज करता है प्रे को कैच और कंज्यूम करने में। नाउ न्यूट्रिशन देखते हैं बाकी एनिमल्स में। तो कुछ एनिमल्स में और न्यूट्रिशन वैरी करता है। फर्स्ट इज पैरामीशियम। दीज माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स दैट यूज टाइनी हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड cilia that help move food particles towards oral groove, which acts as their mouth. Once food particles reach the mouth, they are ingested and absorbed by the cell. तो अब ये जो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स हैं, ये क्या करते हैं? टाइनी हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड सीलिया, इनको यूज करते हैं। तो क्या करता है? फूड पार्टिकल्स को मूव करने में हेल्प करता है टुवर्ड्स ओरल ग्रूव, जो इनके माउथ की तरह एक्ट करता है। अब जब एक बार फूड पार्टिकल इनके माउथ तक पहुंच जाता है तो वो फिर इंजेस्ट हो जाता है और सेल्स में एब्जॉर्ब हो जाता है। नेक्स्ट इज इंसेक्ट। सम इंसेक्ट्स जैसे कि बटरफ्लाइज एंड मॉस्किटोज feed on liquids by using a specialized tube-like structures called a proboscis to pierce the food source and sucks up fluids. Houseflies also consume liquid food first by dissolving it with saliva and then sucking it up. तो ये जो बटरफ्लाइज और मॉस्किटोज हैं, ये क्या करते हैं? ये लिक्विड्स पे फीड करते हैं स्पेशलाइज ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर की हेल्प से, तो फूड सोर्स को पियर्स करते हैं और उसका फ्लूइड सक कर लेते हैं। तो हाउस फ्लाइज भी क्या करती हैं? लिक्विड फूड पे ही कंज्यूम करती हैं वो। फर्स्ट बाय डिसॉल्विंग, पहले उसको डिसॉल्व करती हैं सलाइवा के साथ और फिर उसको सक करती हैं। नेक्स्ट इज फ्रॉग्स। विद देयर लॉन्ग स्टिकी टंग्स, फ्रॉग्स कैच प्रे by flicking out their tongues and trapping the food. After capturing the food, they swallow it and the digestion process continues in their stomach. तो फ्रॉग्स क्या करते हैं? इनकी लॉन्ग स्टिकी टंग होती है। फ्रॉग्स प्रे को कैच करते हैं बाय फ्लिकिंग आउट देयर टंग्स एंड ट्रैपिंग द फूड। फिर फूड कैप्चर करने के बाद वो उसको स्वालो कर लेते हैं और डाइजेशन प्रोसेस उनके स्टमक में कंटिन्यू होता है। देन स्पाइडर्स। When spiders catch prey in their webs, they inject them with digestive juices that liquefy the insides of the prey. Then they suck up the liquid food from this by this process. तो स्पाइडर्स क्या करते हैं? जब ये प्रे को कैच करते हैं अपने वेब में, तो ये उसमें डाइजेस्टिव जूसेस इंजेक्ट करते हैं, जो उस प्रे के अंदर के जूसेस को क्या करते हैं? लिक्विफाई कर देता है, उसके अंदर जो भी होता है। फिर वो उसको सक कर लेते हैं, उस लिक्विड को, जो उस प्रोसेस के थ्रू बना होता है। नेक्स्ट इज न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स possess a highly developed digestive system spanning from the mouth to the anus, known as alimentary canal. Along this pathway, various vital organs contribute to the process of digestion. The stomach and small intestine serve as primary digestive organs, while additional glandular organs such as the liver and pancreas plays crucial role by releasing digestive enzymes to aid the breakdown of nutrients. Since humans consume a diverse range of nutrients, including carbohydrates, fats, and proteins, the digestive process necessitates different enzymes for their efficient breakdown. Moreover, the absorption of digested food primarily occurs within the small intestine. तो ह्यूमन बींग्स में क्या होता है? हाईली डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, जो माउथ से स्टार्ट हो रहा है, एनस तक जाता है, जिसको एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। अब इस पाथवे में काफी सारे इंपॉर्टेंट प्रोसेस कंट्रीब्यूट करते हैं इस डाइजेशन प्रोसेस में। स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन सर्व करता है प्राइमरी डाइजेस्टिव ऑर्गन, जहाँ पे एडिशनल ग्लैंडुलर ऑर्गन्स भी होते हैं, जैसे कि लीवर और पैनक्रियास, जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स को रिलीज करने में, जो न्यूट्रिएंट्स के ब्रेकडाउन में हेल्प करते हैं। अब क्योंकि ह्यूमंस एक बहुत डाइवर्स रेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स को कंज्यूम करते हैं, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन सब होता है, तो डाइजेशन प्रोसेस नेसेसिटेट्स क्या ज़रूरी हो जाता है कि डिफरेंट एंजाइम्स के लिए इफिशिएंट ब्रेकडाउन हो सके।
मोर ओवर द एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड, अब ये जो एब्जॉर्प्शन है डाइजेस्टेड फूड का प्राइमरीली कहाँ पे होता है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। ये मेन पार्ट्स ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, सबसे पहले आता है माउथ, इंजेक्शन ऑफ फूड एंड इनिशियल डाइजेशन ऑफ स्टार्च विद सलाइवा। तो माउथ में इंजेक्शन ऑफ फूड यानी फूड का इनटेक स्टार्ट होता है, इनिशियल डाइजेशन स्टार्च का सलाइवा के साथ यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। देन ईसोफेगस, ये क्या है, पैसेज है फूड का टू द स्टमक थ्रू पेरिस्टाल्सिस यानी वेव लाइक मस्कुलर, ये पैसेज है जहाँ से फूड स्टमक तक जाता है। देन स्टमक, secretion of gastric juices containing hydrochloric acid, mucus and pepsin for protein digestion। तो स्टमक में क्या होते हैं, गैस्ट्रिक जूसेस सेक्रीट होते हैं जिनमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, म्यूकस होता है और पेप्सिन होता है, प्रोटीन डाइजेशन। देन स्मॉल इंटेस्टाइन, longest part of alimentary canal where the final digestion and absorption occur. It receives digestive juices from the intestine, liver, bile and pancreas। ये लॉन्गेस्ट पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का जहाँ पे फाइनल डाइजेशन होता है, एब्सॉर्प्शन होता है। अब इसको डाइजेस्टिव जूसेस मिलते हैं इंटेस्टाइन से, लीवर से और पैंक्रियास से। देन लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब्स वाटर फ्रॉम अनडाइजेस्टेड फूड एंड फॉर्म सॉलिड वेस्ट, ये क्या करता है, अनडाइजेस्टेड फूड से वाटर एब्जॉर्ब करता है और सॉलिड वेस्ट फॉर्म करता है। रेक्टम एंड एनस रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टोरेज एंड इंजेक्शन ऑफ फीसेस, यहाँ पे क्या होता है, ये स्टोरेज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और फीसेस को एक्सक्रीट आउट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। देन माउथ, द माउथ परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ इंजेक्शन, warming food to a suitable temperature and beginning the digestion of starch। तो अब माउथ क्या करता है, ये इंजेक्शन का प्रोसेस, इंजेक्शन का फंक्शन परफॉर्म करता है जो फूड को एक सूटेबल टेम्परेचर तक वार्म करता है और डाइजेशन स्टार्ट कर देता है स्टार्च के साथ। इसमें क्या होता है, टंग होती है। दिस मस्कुलर ऑर्गन isn't just for taste, it's essential for mixing saliva with food and helping it swallowing। It's equipped with taste buds that can detect flavors like sweet, salty and sour or bitter। अब ये सिर्फ टेस्ट के लिए नहीं होता है, इसमें ये एसेंशियल होता है कि सलाइवा मिक्स कर सके फूड के साथ और स्वॉलो करने में हेल्प करता है। तो इसमें टेस्ट बड्स होते हैं जो डिफरेंट फ्लेवर्स को डिटेक्ट कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल स्वीट, सॉल्टी, सॉर और बिटर। देन टीथ, adults typically have 32 teeth divided equally between the upper and lower jaws। These teeth come in 4 types: incisors, canines, premolars and molars, each serving a specific functions like cutting, biting, tearing, chewing or grinding food। In infants, a first set of teeth known as milk teeth or temporary teeth emerge and eventually fall out between the ages of 6 to 8 years। They are replaced by permanent teeth which develop in the same gums and serve us throughout our lives। तो एडल्ट में टिपिकली 32 टीथ होते हैं जो डिवाइडेड होते हैं इक्वली बिटवीन अपर एंड लोअर जॉस। तो ये टीथ 4 टाइप्स के होते हैं: इंसिसर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। सबके अपने डिफरेंट फंक्शंस होते हैं: कटिंग, बाइटिंग, टियरिंग, च्यूइंग और ग्राइंडिंग फूड। तो इन्फेंट्स में जो फर्स्ट सेट होता है टीथ का उसको मिल्क टीथ या प्राइमरी टीथ बोलते हैं, जो इमर्ज आउट होते हैं और इवेंचुअली 6 to 8 ईयर्स की एज में वो फॉल हो जाते हैं। उसके बाद ये रिप्लेस होते हैं परमानेंट टीथ से जो डेवलप होते हैं सेम गम्स में और सर्व करते हैं हमारी लाइफ में थ्रू आउट। देन सलाइवरी ग्लैंड्स, द माउथ हाउसेस 3 pairs of salivary glands, 1 pair near the upper jaw and 2 near the lower jaw। They produce saliva, a watery liquid containing an enzyme called salivary amylase। This enzyme starts breaking down complex carbohydrates like starch into simpler sugar like glucose। Saliva also helps moisten food, making it easier to swallow, a process known as mastication। तो अब माउथ में 3 pairs of salivary glands होते हैं, एक पेयर होता है अपर जॉ में और 2 पेयर होते हैं लोअर जॉ में। अब ये सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं तो एक वाटरी फ्लूइड होता है जिसमें एंजाइम होता है जिसको सलाइवरी एमाइलेज बोलते हैं। अब ये एंजाइम क्या करता है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक डाउन करता है जैसे कि स्टार्च को करता है सिंपलर सब शुगर्स लाइक ग्लूकोज। सलाइवा और क्या करता है, फूड को मॉइस्ट करने में हेल्प करता है जिससे कि वो स्वॉलो करने में ईजी होता है और इस प्रोसेस को हम मैस्टिकेशन बोलते हैं। now एक एक्टिविटी देखते हैं, ऑब्जेक्टिव टू डेमोन्स्ट्रेट द रोल ऑफ सलाइवा इन द डाइजेशन ऑफ स्टार्च। इसमें हम सलाइवा का रोल देखेंगे डाइजेशन ऑफ स्टार्च में। मटेरियल्स रिक्वायर्ड 2 टेस्ट ट्यूब चाहिए हमें, आयोडीन सोल्यूशन, ड्रॉपर, स्टार्च सोल्यूशन, सलाइवा सैंपल चाहिए और सिंपली स्पिट इन अ क्लीन कंटेनर और हमें टाइमर चाहिए। प्रोसीजर, फिल बोथ टेस्ट ट्यूब्स हाफ वे विद स्टार्च सॉल्यूशन। अब दोनों टेस्ट ट्यूब को हाफ फिल कर देना है स्टार्च सॉल्यूशन। ऐड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन टू ईच टेस्ट ट्यूब, हर टेस्ट ट्यूब में फ्यू ड्रॉप्स ऐड करेंगे आयोडीन सॉल्यूशन। द सॉल्यूशन शुड टर्न ब्लू ब्लैक इंडिकेटिंग द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। तो सॉल्यूशन ब्लू ब्लैक कलर का हो जाना चाहिए जो क्या इंडिकेट करेगा कि स्टार्च प्रेजेंट है। Add a small amount of saliva to one of the test tubes and label it as test tube A। तो अब आपको small amount of saliva add करना है एक टेस्ट ट्यूब में और उसको लेबल कर देना है टेस्ट ट्यूब A।
और दूसरे को लेबल कर देना है टेस्ट ट्यूब बी। लीव बोथ टेस्ट ट्यूब्स एट रूम टेम्परेचर फॉर 10 to 15 मिनट। फिर दोनों टेस्ट ट्यूब्स को रूम टेम्परेचर पर रख देना है 10 से 15 मिनट के लिए। ऑब्जर्व एनी कलर चेंजेस इन द टेस्ट ट्यूब। फिर उसमें कोई कलर चेंज होता है या नहीं टेस्ट ट्यूब में, वो आपको ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्वेशन, टेस्ट ट्यूब ए विद सलाइवा शोज अ लाइटर कलर और नो कलर चेंज, while टेस्ट ट्यूब बी विदाउट सलाइवा रिमेन्स ब्लू ब्लैक। तो जो टेस्ट ट्यूब ए है जिसमें सलाइवा था वो लाइटर कलर चेंज या नो कलर चेंज दिखाएगा, जबकि जो टेस्ट ट्यूब बी में था जिसमें सलाइवा नहीं था वो रिमेन ब्लू ब्लैक, वो ब्लू ब्लैक ही रहेगा। कंक्लूड क्या किया हमने, सलाइवा कंटेन्स एन एंजाइम अमाइलेज which break down starch into simpler sugars indicating by the color change in test tube। तो हमने क्या कंक्लूड किया कि सलाइवा में एंजाइम होता है अमाइलेज, जो क्या करता है स्टार्च को सिंपलर शुगर में ब्रेक डाउन करता है, जैसे कि टेस्ट ट्यूब ए के कलर चेंज से इंडिकेट हुआ। नेक्स्ट इज ईसोफेगस। द ईसोफेगस आल्सो नोन एज फूड पाइप इज अ crucial part of the digestive system. It is a muscular tube that connects the mouth cavity or buccal cavity to the stomach. While no digestion takes place in the esophagus, it serves an essential function in moving food from the mouth to the stomach. This movement is facilitated by the muscular walls of the esophagus, which contract in a wave-like manner. These contractions are known as peristaltic movements, which push the food downwards towards the stomach. The esophagus runs through the chest parallel to the windpipe. Esophagus, जिसको हम फूड पाइप भी बोलते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम का। ये मस्कुलर ट्यूब है जो क्या करता है माउथ कैविटी या बकल कैविटी को कनेक्ट करता है स्टमक से। इसमें कोई डाइजेशन नहीं होता है, लेकिन ये एसेंशियल फंक्शन प्रोवाइड करता है, फूड को मूव करता है ये माउथ से स्टमक तक। तो ये जो मूवमेंट है ये मस्कुलर वॉल्स के थ्रू होता है ईसोफेगस की, जो क्या करती हैं कॉन्ट्रैक्ट करती हैं वेव लाइक मैनर में। अब ये कॉन्ट्रैक्शन को पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बोलते हैं, जो फूड को पुश करता है डाउनवर्ड टुवर्ड्स द स्टमक। ईसोफेगस चेस्ट से रन करते हुए पैरेलल टू द विंडपाइप ये जाती है। एक्टिविटी देखते हैं। ऑब्जेक्टिव टू डेमोन्स्ट्रेट हाउ फूड मूव्स थ्रू द ईसोफेगस वाया पेरिस्टाल्टिक मूव। तो हम ये ऑब्जर्व करेंगे, डेमोन्स्ट्रेट करेंगे कि कैसे फूड मूव करता है ईसोफेगस के थ्रू वाया पेरिस्टाल्टिक मूव। मटेरियल्स रिक्वायर्ड, हमें रबर ट्यूबिंग चाहिए टू स्टिम्युलेट द ईसोफेगस, मार्बल्स चाहिए टू स्टिम्युलेट फूड एंड वाटर। प्रोसीजर, होल्ड द रबर ट्यूबिंग वर्टिकली एंड प्लेस अ फ्यू मार्बल्स एट द टॉप। तो हमने रबर ट्यूबिंग वर्टिकली होल्ड करी और उसमें कुछ मार्बल्स टॉप पे प्लेस कर दी। pour a small amount of water, फिर उसमें थोड़ा सा वाटर ऐड किया ट्यूबिंग में टू स्टिम्युलेट सलाइवा। देन स्क्वीज द ट्यूबिंग जेंटली एट रेगुलर इंटरवल। फिर आपको रेगुलर इंटरवल पे ट्यूबिंग को क्या करना है स्क्वीज करना है जेंटली फ्रॉम टॉप टू बॉटम टू स्टिम्युलेट, जिससे कि पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हो। ऑब्जर्व हाउ मार्बल्स मूव थ्रू द ट्यूबिंग। फिर आपको देखना है कैसे मार्बल्स मूव करेंगे ट्यूबिंग में। ऑब्जर्वेशन, द मार्बल्स मूव डाउन द ट्यूबिंग इन अ वेव लाइक मोशन। क्या ऑब्जर्व करोगे कि वो वेव लाइक मोशन में मूव कर रहे हैं। कंक्लूजन, पेरिस्टाल्सिस इज द प्रोसेस। पेरिस्टाल्सिस एक प्रोसेस है वेव लाइक मसल कॉन्ट्रैक्शन का, जिसमें फूड मूव होता है ईसोफेगस के थ्रू स्टमक तक। देन स्टमक, द स्टमक इज अ फ्लैटेंड बैग लाइक स्ट्रक्चर लोकेटेड इन द एब्डोमेन ऑन द लेफ्ट साइड बिलो द डायफ्राम। इट रिसीव्स फूड फ्रॉम द ईसोफेगस एंड सेक्रीट्स गैस्ट्रिक जूसेस व्हिच प्लेस अ क्रूशियल रोल इन डाइजेशन। तो अब स्टमक क्या है, फ्लैटेंड बैग लाइक स्ट्रक्चर है जो एब्डोमेन में लोकेटेड होता है, ये लेफ्ट साइड पे बिलो डायफ्राम होता है। तो ये क्या करता है फूड रिसीव करता है ईसोफेगस से और उसमें गैस्ट्रिक जूसेस सेक्रीट करते हैं जो डाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। अब गैस्ट्रिक जूसेस में 3 मेन कंपोनेंट्स। सबसे पहले हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसको HCl बोलते हैं। ये क्या करते हैं किल्स जर्म्स प्रेजेंट इन फूड। फूड में जो जर्म्स प्रेजेंट है उसको किल कर देता है। क्रिएट्स एन एसिडिक मीडियम नेसेसरी फॉर द एक्शन ऑफ एंजाइम पेप्सिन। अब एंजाइम पेप्सिन को एक्ट करने के लिए एसिडिक मीडियम चाहिए होता है, वो क्रिएट करता है। देन म्यूकस प्रोटेक्ट्स द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक फ्रॉम द HCl। अब ये म्यूकस क्या करता है स्टमक की जो इनर लाइनिंग है उसको HCl से प्रोटेक्ट करके रखता है। पेप्सिन, an enzyme that begins the digestion of proteins by breaking down them into simpler substances called peptones। तो पेप्सिन क्या एक एंजाइम है जो डाइजेशन स्टार्ट करता है प्रोटीन्स का, उनको ब्रेक करके सिंपलर सब्सटेंसेस में, जिसको हम पेप्टोन्स बोलते हैं। These components work together to start the process of breaking down proteins and ensuring that the food is safe for further digestion। अब ये components एक साथ काम करते हैं, एक प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं जिसमें प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करते हैं और क्या ध्यान रखते हैं कि फूड फर्दर डाइजेशन के लिए सेफ हो। The human stomach produces about 2 liters of HCl every day. The acid is strong enough to dissolve metal, but don't worry, the stomach lining protects itself with a thick layer of mucus। तो ह्यूमन स्टमक में अबाउट 2 लीटर्स HCl हर रोज प्रोड्यूस होता है। अब ये एसिड इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि ये मेटल को भी डिसॉल्व कर सकता है उसमें,
लेकिन हमारे स्टमक की जो इनर लाइनिंग होती है म्यूकस, वो क्या करती है, थिक लेयर बना लेती है जो स्टमक की वॉल्स को प्रोटेक्ट करके रखती है इस एसिड से। नेक्स्ट इज स्मॉल इंटेस्टाइन। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, about 6 meters long, where digestion is completed. Despite its length, it appears small because it is coiled. The small intestine receives food from the stomach and three types of digestive juices that aid in digestion process. Small intestine longest part है elementary canal का, about 6 meters long होता है ये, जहाँ पे digestion complete होता है। अब इसकी लेंथ के बाद भी ये स्मॉल दिखती है क्योंकि ये कॉइल्ड अप होती है। अब ये स्मॉल इंटेस्टाइन फूड को रिसीव करती है स्टमक से, और 3 टाइप्स होते हैं डाइजेस्टिव जूसेस के जो इसमें हेल्प करते हैं इस प्रोसेस में। तो पहले देखते हैं इंटेस्टिनल जूस। सेक्रेटेड बाय द वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन सेक्रेट करते हैं ही। इसमें एंजाइम्स होते हैं जो डाइजेशन के लिए ज़रूरी है। देन बाइल, सेक्रेटेड बाय द लीवर एंड स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर। लीवर सेक्रेट करता है बाइल को और गॉल ब्लैडर में ये स्टोर्ड होता है। डज नॉट कंटेन एनी एंजाइम्स बट परफॉर्म 2 इंपॉर्टेंट फंक्शन। इसमें कोई एंजाइम्स नहीं होते लेकिन 2 इंपॉर्टेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। ब्रेक्स डाउन लार्ज फैट मॉलिक्यूल्स इनटू स्मॉलर वंस। लार्ज फैट मॉलिक्यूल्स को स्मॉलर वंस में ब्रेक करता है जिसको हम एमल्सिफिकेशन बोलते हैं। क्रिएट्स एन अल्कालाइन मीडियम नेसेसरी फॉर द एक्शन ऑफ अदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स। अब बाकी डाइजेस्टिव एंजाइम्स को एक्ट करने के लिए जो अल्कालाइन मीडियम की नीड है वो ये क्रिएट करता है। नेक्स्ट इज पैनक्रियाटिक जूस। Secreted by the pancreas and delivered to the small intestine through the pancreatic duct. अब पैनक्रियास सेक्रीट करते हैं इनको और स्मॉल इंटेस्टाइन तक ये डिलीवर होता है पैनक्रियाटिक डक्ट की। कंटेन सेवरल एंजाइम्स, इसमें कुछ एंजाइम्स होते हैं जैसे कि ट्रिप्सिन जो प्रोटीन डाइजेस्ट करता है, एमाइलेज जो स्टार्च डाइजेस्ट करता है, और लिपेज जो डाइजेस्ट करता है फैट को। इन द स्मॉल इंटेस्टाइन कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स आर कंप्लीटली डाइजेस्टेड। विटामिन्स एंड मिनरल्स विच डू नॉट रिक्वायर डाइजेशन आर एब्सॉर्ब्ड डायरेक्टली इनटू द ब्लड। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट ये कंप्लीटली डाइजेस्ट हो जाते हैं। अब विटामिन और मिनरल्स जिनको डाइजेशन की नीड नहीं होती है ये डायरेक्टली ब्लड में एब्सॉर्ब हो जाते हैं। नेक्स्ट इज एब्सॉर्प्शन ऑफ फूड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो फूड एब्सॉर्ब हो रहा है उसका प्रोसेस है। स्मॉल इंटेस्टाइन इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर एब्सॉर्बिंग द डाइजेस्टेड फूड। इट्स इनर वॉल हैज फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड villi which increase the surface area for absorption. These villi are rich in blood capillaries. When digested food, now in its simplest form, contacts the villi, it gets absorbed through their walls and enters the bloodstream. This process is called absorption. अब स्मॉल इंटेस्टाइन और किस लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये जो डाइजेस्टेड फूड है इसको एब्सॉर्ब करें। तो इसकी जो इनर वॉल्स होती हैं इसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिनको हम विलाई बोलते हैं। अब ये क्या करते हैं, इसका सरफेस एरिया एब्जॉर्प्शन के लिए इंक्रीज कर देती हैं। ये विलाई काफ़ी रिच होती हैं ब्लड कैपिलरीज में। तो जब डाइजेस्टेड फूड अब जब सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है विलाई को कॉन्टैक्ट करता है तो वो एब्जॉर्ब हो जाता है इसकी वॉल्स के थ्रू और ब्लड स्ट्रीम में एंटर करता है। इस पूरे प्रोसेस को एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। वाई इज द स्मॉल इंटेस्टाइन सो लॉन्ग एंड हाउ डज इट स्ट्रक्चर एड इन एब्जॉर्प्शन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन इतनी लॉन्ग क्यों होती हैं और वो एब्जॉर्प्शन के प्रोसेस में कैसे हेल्प करती हैं आपको बताना है। नेक्स्ट इज एसिमिलेशन। Once absorbed, the nutrients reach every cell of the body via the blood. Inside the cells, these nutrients diffuse into the cytoplasm, where they are oxidized to release energy through respiration. This process is called assimilation. तो जब एक बार एब्जॉर्ब होने के बाद ये न्यूट्रिएंट्स बॉडी के हर सेल तक पहुंचते हैं ब्लड के थ्रू। अब सेल्स के अंदर ये न्यूट्रिएंट्स क्या करते हैं, साइटोप्लाज्म में डिफ्यूज हो जाते हैं जहाँ पे ये ऑक्सीडाइज्ड होते हैं एनर्जी रिलीज करने के लिए थ्रू रेस्पिरेशन। इस प्रोसेस को हम एसिमिलेशन बोलते हैं। एक्टिविटी देखते हैं। टू ऑब्जर्व द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। हम डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस देखेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन में। मटेरियल्स नीडेड, क्लियर प्लास्टिक बैग टू स्टिमुलेट द स्टमक, देन बनाना मैश्ड टू सिमुलेट फूड, वाटर चाहिए टू सिमुलेट डाइजेस्टिव जूसेस, स्मॉल पीसेस ऑफ क्लॉथ या पेपर टॉवल टू सिमुलेट विलाई, एंड बोल हमें रिक्वायर्ड है। प्रोसीजर क्या है, प्लेस द मैश्ड बनाना इनटू प्लास्टिक बैग एंड ऐड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर। तो मैश्ड बनाना को हमने प्लास्टिक बैग में रखा और उसमें थोड़ा सा वाटर ऐड कर दिया। सील द बैग एंड मिक्स द कंटेंट्स थरोली, मिमिकिंग स्टमक डाइजेशन। तो बैग को सील कर देंगे, कंटेंट्स को अच्छे से मिक्स कर देंगे। ऐसे फॉर एग्जांपल हम मिमिक कर रहे हैं एक तरीके से स्टमक डाइजेशन। कट अ स्मॉल होल इन द बैग एंड अलाउ द मिक्सचर टू पास थ्रू अ क्लॉथ और पेपर टॉवल इन द बोल, सिमुलेटिंग द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब उस बैग में आपको एक छोटा सा होल कट करना है और अलाउ करना है कि वो मिक्सचर उस क्लॉथ या पेपर टॉवल के थ्रू उससे पास हो सके इनटू बोल। ये क्या हो रहा है, एक स्मॉल इंटेस्टाइन की तरह हो गया ये। ऑब्जर्व हाउ द लिक्विड पार्ट पासेस थ्रू व्हाइल लार्जर पीसेस रिमेन ऑन द क्लॉथ। तो आप क्या देखो कि लिक्विड पार्ट पास हो रहा है और लार्जर पीसेस ऊपर ही रह जाएंगे।
ऑब्जर्वेशन, द लिक्विड पार्ट ऑफ द मिक्सचर passes through the cloth while the larger pieces don't. कि लिक्विड पार्ट जो है पास हो गया और लार्जर पीसेस नहीं. Conclusion, the small intestine absorbs nutrients through its villi, which allows digested food to pass into the bloodstream, while undigested materials continues through the digestive tract. तो अब स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करता है, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है विलाई के थ्रू, जो डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करता है और हेल्प करता है कि वो पास हो जाए ब्लड स्ट्रीम में, और जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल है वो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में ही कंटिन्यू करता है. नेक्स्ट इज लार्ज इंटेस्टाइन. After the digested food is absorbed by the blood capillaries in the small intestine, the remaining undigested food moves into the large intestine, which is about 1.5 meters long. This wide tubular structure absorbs water from the undigested food. The resulting solid waste is then pushed towards the rectum for elimination. तो इस digested food के absorb होने के बाद by blood capillaries in the small intestine, जो undigested food रह जाता है वो move करता है large intestine में, जो about 1.5 मीटर लॉन्ग होती है. तो ये वाइट ट्यूबुलर स्ट्रक्चर क्या करती है, वाटर को एब्जॉर्ब करती है अनडाइजेस्टेड फूड से. द रिजल्टिंग सॉलिड वेस्ट जो होता है फिर वो पुश कर दिया जाता है टुवर्ड्स रेक्टम फॉर एलिमिनेशन. क्लासिफाई द फॉलोइंग डाइजेस्टिव ऑर्गन्स इनटू देयर करेक्ट फंक्शंस. तो अब यहाँ पे कुछ डाइजेस्टिव ऑर्गन्स के बने, इनको करेक्ट फंक्शन के साथ यहाँ पे क्लासिफाई करेंगे. सबसे पहले हमारे पास इंजेशन एंड इनिशियल डाइजेशन. तो इंजेशन और इनिशियल डाइजेशन कहाँ स्टार्ट हो जाता है, माउथ में. पैसेज ऑफ फूड, जो फूड का पैसेज है उसको क्या बोलते हैं, ईसोफेगस. प्रोटीन डाइजेशन कहाँ होता है, ये स्टमक में होता है. फाइनल डाइजेशन और न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन ये कहाँ होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में होते हैं. और वाटर एब्जॉर्प्शन और सॉलिड वेस्ट का फॉर्मेशन कहाँ होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में होता है. नेक्स्ट, रेक्टम. Rectum is the final section of large intestine. It stores the undigested food, which is now converted to feces until it is ready to be digested. तो रेक्टम क्या है, फाइनल सेक्शन है लार्ज इंटेस्टाइन का, जो अनडाइजेस्टेड फूड को स्टोर करता है, जो कन्वर्ट हो जाता है फीसेस में, और वो अंटिल कन्वर्ट होता है फीसेस में और वहाँ रहता है वो जब तक वो रेडी नहीं होता है इजेस्ट होने. देन एनस. एनस इज द ओपनिंग एट द एंड ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट. इट इज थ्रू द एनस दैट पीसेस आर डिजेस्टेड फ्रॉम द बॉडी. एनस क्या है, ओपनिंग होती है एट द एंड ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट. अब एनस के थ्रू ही फीसेस इजेस्ट होते हैं बॉडी से. तो अब अगर हम यहाँ पे इस फ्लो चार्ट को देखें तो सबसे पहले फूड इंजेस्ट हो रहा है माउथ में, एंड ये सब माउथ में प्रेजेंट होता है. ईसोफेगस के थ्रू वो कहाँ होता है, स्टमक में ट्रांसपोर्ट होता है. यहाँ पे HCl, म्यूकस और पेप्सिन एक्ट करते हैं इस पे. देन स्मॉल इंटेस्टाइन पे जाता है, उसके फंक्शन परफॉर्म होते हैं, डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब होता है. फिर जो फूड रह जाता है डाइजेशन के बाद वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, यहाँ पे वाटर एब्जॉर्ब होता है. देन रेक्टम में जाते हैं, यहाँ अनडाइजेस्टेड फूड स्टोर होता है और इजेशन हो जाता है फिर एनस के थ्रू. अब डाइजेशन देखते हैं रूमिनेंट्स में. Herbivorous animals such as cows, goats, sheep and buffaloes consume grass and small plants, which are rich in cellulose. These animals, known as ruminants, have a specialized stomach to digest cellulose with the help of symbiotic bacteria because their digestive system lack the necessary enzymes to break down cellulose on their own. The ruminant stomach consists of 4 chambers: the rumen, reticulum, omasum and abomasum. तो हर्बिवोरस एनिमल जैसे कि काऊ, गोट, शीप, बफलोस, ये क्या करते हैं, ग्रास और स्मॉल प्लांट्स को कंज्यूम करते हैं जो सेल्यूलोज में रिच होते हैं. अब ये एनिमल्स, इनको रूमिनेंट्स बोलते हैं. इनका स्पेशलाइज स्टमक होता है, ये सेल्यूलोज को डाइजेस्ट कर सकें सिम्बायोटिक बैक्टीरिया की हेल्प से, क्योंकि इनके डाइजेस्टिव सिस्टम में नेसेसरी एंजाइम्स नहीं होते. रूमिनेंट स्टमक में क्या क्या होते हैं, 4 चैम्बर्स होते हैं इसमें: रूमेन, रेटिकुलम, ओमासम एंड एबोमासम. तो इसका प्रोसेस देखते हैं. सबसे पहले इंजेशन. Ruminants ingest their food quickly without chewing and swallow it. The food passes through the esophagus and enters the rumen, the largest chamber of the stomach. In the rumen, symbiotic bacteria help break down the cellulose in food. तो ruminants क्या करते हैं, फूड को एकदम तेजी से इंजेस्ट कर लेते हैं, उसको च्यू नहीं करते हैं और सीधा स्वॉलो कर लेते हैं. अब ये फूड ईसोफेगस के थ्रू पास होता है और र्यूमन में एंटर करता है, तो लार्जेस्ट चैम्बर होता है इनके स्टमक का. अब र्यूमन में सिम्बायोटिक बैक्टीरिया इनको हेल्प करता है कि ये इस फूड को ब्रेक कर सके, तो सेल्यूलोज है उसमें. Then rumen. Rumen is the first and largest chamber where the initial digestion of cellulose occurs with the help of symbiotic bacteria. These bacteria possess the necessary enzymes to break down cellulose into simpler compounds that the ruminant can absorb and utilize. तो rumen क्या है, फर्स्ट और लार्जेस्ट चैम्बर है जहाँ पे इनिशियल डाइजेशन होता है सेल्यूलोज का, अकर होता है विद द हेल्प ऑफ सिम्बायोटिक बैक्टीरिया. अब ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, नेसेसरी एंजाइम्स होते हैं इसमें जो ब्रेक करते हैं सेल्यूलोज को सिंपलर कंपाउंड्स में, दैट द रूमिनेंट, जो रूमिनेंट एब्जॉर्ब कर सकता है और यूटिलाइज कर सकता है. देन रेटिकुलम. आफ्टर द रूमिन द पार्शियली डाइजेस्टेड फूड मूव्स टू द रेटिकुलम.
Here the food is further broken down and formed into pulpy mass known as cud. तो rumen के बाद ये जो partially digested food है ये रेटिकुलम में जाता है जहाँ पे फूड और फर्दर ब्रेक डाउन होता है और वो एक पल्पी मास बना लेता है जिसको हम कड बोलते हैं. Regurgitation, rumination. The cud is regurgitated back into the mouth where the ruminant chews it thoroughly at leisure. This process called rumination allows for better mechanical breakdown of the food. अब ये जो प्रोसेस है यहाँ पे क्या होता है कड को रिगर्गिगेट बैक यानी कड को वापस से माउथ में लाया जाता है जहाँ पे ruminant उसको च्यू करता है thoroughly at leisure यानी जब फ्री होता है वो तब उसको वो च्यू करता रहता है. तो ये प्रोसेस rumination कहलाता है जिसमें बेटर मैकेनिकल ब्रेकडाउन होता है फूड का. देन ओमासम. The chewed cud then passes into the omasum, the third and smallest chamber where water and some nutrients are absorbed. अब ये जो chewed cud होता है ये ओमासम में पास होता है जो थर्ड और स्मॉलेस्ट चैम्बर होता है जहाँ पे वाटर और कुछ न्यूट्रिएंट्स एब्सॉर्ब्ड होते हैं. देन एबोमासम फाइनल चैम्बर होता है. एबोमासम फंक्शंस लाइक अ ट्रू स्टमक. ये ट्रू स्टमक की तरह फंक्शन करता है. इट सेक्रीट्स डाइजेस्टिव एंजाइम्स दैट एड इन द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन. तो ये क्या करता है डाइजेस्टिव एंजाइम सेक्रीट करता है तो जो प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करते हैं. Then absorption. Digested food then moves into small intestine when nutrients are absorbed into the bloodstream. ये digested food small intestine में move करता है जहाँ पे nutrients absorb होते हैं bloodstream में. This specialized digestive system allows ruminants to efficiently extract nutrients from cellulose-rich food by utilizing symbiotic bacteria to break down cellulose into digestible compounds. अब ये जो specialized digestive system है ये अलाउ करता है र्यूमिनेंट को कि वो एफिशिएंटली न्यूट्रिएंट्स एक्सट्रैक्ट कर सके सेल्यूलोज रिच फूड में से सिम्बायोटिक बैक्टीरिया का यूज करके और ब्रेक डाउन कर सके सेल्यूलोज को डाइजेस्टिव कंपाउंड में. Cows have a unique way of digesting food. They regurgitate and re-chew their food, a process called rumination or chewing the cud, which can occur for up to 8 hours a day. तो काउस में एक यूनिक वे होता है फूड को डाइजेस्ट करने का. वो अपने फूड को रिगर्गिगेट यानी रीच्यू करते हैं वापस से माउथ में लेके आते हैं और उसको च्यू करते हैं फूड को. तो इस प्रोसेस को हम र्यूमिनेशन बोलते हैं और या फिर च्यूइंग द कड बोलते हैं और ये 8 आवर्स तक हो सकता है एक डे में. न्यू वर्ड्स. सैप्रोजोइक, a mode of nutrition in which organisms absorb nutrients from decaying organic matter. तो वो mode of nutrition जिसमें organisms dead और decaying organic matter से nutrients absorb करते हैं. Symbiotic, a relationship between two different species. Symbiotic क्या एक relationship है दो different species में जो benefit करता है दोनों ही organisms. Then phagocytosis, the process by which cell engulfs solid particles. अब वो process जिसमें cell क्या करते हैं solid particle को engulf करते हैं इंटरनल कंपार्टमेंट बना के जिसको हम वैक्यूल बोलते हैं. प्रोबोसिस, अ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर यूज्ड फॉर फीडिंग और सकिंग फ्लूइड्स इन सर्टेन इंसेक्ट. तो कुछ इंसेक्ट्स में एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है जो फीडिंग या फ्लूइड्स को सक करने के लिए यूज होता है. पेरिस्टाल्सिस, द इनवॉलंटरी मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शंस दैट प्रोपेल फूड अलोंग द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट. पेरिस्टाल्सिस क्या है इनवॉलंटरी मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं जो फूड को मूव करने में हेल्प करता है थ्रू डाइजेस्टिव ट्रैक्ट. इमल्सिफिकेशन, the process of breaking down large fat molecules into simpler droplets to aid in digestion. तो अब वो प्रोसेस जिसमें लार्ज फैट मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन होते हैं स्मॉलर ड्रॉपलेट्स में डाइजेशन में हेल्प करने के लिए. Rumination, the process by which ruminants regurgitate partially digested food or cud to chew it again for better digestion. तो वो प्रोसेस जिससे ruminants क्या करते हैं regurgitate अपना जो partially digested food या जो cud है उसको च्यू करते हैं दोबारा से बेटर डाइजेशन. Cellulose, a complex carbohydrate found in the cell walls of plants, serving as a source of energy for herbivores. तो cellulose क्या है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है जो सेल वॉल्स में मिलता है ऑफ प्लांट्स जो क्या करता है एक सोर्स ऑफ एनर्जी की तरह एक्ट करता है हर्बिवोर्स के लिए. लिविंग ऑर्गेनिजम्स को एनर्जी रिक्वायर्ड होती है जो कहाँ से मिलती है उन्हें फूड से थ्रू डिफरेंट मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन. एनिमल्स रिलाई ऑन हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. एनिमल्स हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पर रिलाई करते हैं. होलोजोइक न्यूट्रिशन और इनका मोस्ट कॉमन मेथड होता है. होलोजोइक न्यूट्रिशन में 5 मेन स्टेप्स होते हैं इंजेक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन. अमीबास एंड हाइड्रा, अमीबा और हाइड्रा में क्या होता है होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है एल्बिट इन डिफरेंट फेज में होता है टू देयर सेल्यूलर कॉम्प्लेक्सिटी. अदर एनिमल्स जैसे कि पैरामीशियम, इंसेक्ट, फ्रॉग, स्पाइडर्स इनका यूनिक फीडिंग मैकेनिज्म होता है जो इनकी हैबिटेट और डाइट पे डिपेंड करता है. ह्यूमन बींग्स पोसेस अ कॉम्प्लेक्स डाइजेस्टिव सिस्टम. ह्यूमन बींग्स का कॉम्प्लेक्स डाइजेस्टिव सिस्टम होता है. स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स होते हैं डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन और एलिमिनेशन के लिए. ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है माउथ, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस.
र्यूमिनेंट्स जैसे कि काउज एंड शीप, इनका स्पेशलाइज स्टमक होता है, 4 चैम्बर्स होते हैं इनमें, जो सेल्यूलोज डाइजेशन में हेल्प करता है। र्यूमिनेंट्स यूटिलाइज सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, र्यूमिनेंट सिम्बायोटिक बैक्टीरिया को यूटिलाइज करते हैं अपने सेल्यूलोज को ब्रेक डाउन करने के लिए इनटू डाइजेस्टेबल कंपाउंड्स थ्रू प्रोसेस लाइक र्यूमिनेशन। अंडरस्टैंडिंग द डाइवर्स मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, ये अलग अलग मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन को समझ के एंड डाइजेस्टिव प्रोसेस को समझ के हमें क्या पता चल रहा है कि ज़रूरी है न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म के लिए। अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। डार्कन द करेक्ट ऑप्शन इन द OMR। व्हाट इज द प्राइमरी मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा? तो अमीबा में प्राइमरी मोड क्या है न्यूट्रिशन का? दैट इज होलोजोइक न्यूट्रिशन। विच एंजाइम इन गैस्ट्रिक जूस एड्स इन द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स? अब गैस्ट्रिक जूस का कौन सा एंजाइम है जो प्रोटीन डाइजेशन में हेल्प करता है? दैट इज पेप्सिन। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ विलाई इन स्मॉल इंटेस्टाइन? स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाई का क्या फंक्शन है? वो क्या करता है? डाइजेस्टेड फूड को एब्सॉर्ब करता है। व्हाट इज द फाइनल चैम्बर इन र्यूमिनेंट स्टमक? जहाँ पे डाइजेस्टिव एंजाइम सेक्रीट होते हैं। तो फाइनल चैम्बर कौन सा है र्यूमिनेंट स्टमक का, जहाँ डाइजेस्टिव एंजाइम सेक्रीट हो रहे हैं? वो क्या है? एबोमास्म। Which of the following animals exhibits saprozoic nutrition? Saprozoic nutrition किस में होता है? इनमें से पैरामीशियम में होता है। नेक्स्ट इज fill in the blanks. अमीबास फीड थ्रू द प्रोसेस ऑफ डैश न्यूट्रिशन। अमीबा कौन से न्यूट्रिशन के प्रोसेस के साथ फीड करते हैं? दैट इज होलोजोइक न्यूट्रिशन। द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन, अब वो प्रोसेस जिसमें लार्ज फैट मॉलिक्यूल्स को स्मॉलर वंस में ब्रेक करते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम? इमल्सिफिकेशन। The dash is responsible for regurgitating partially digested food in ruminants. Ruminants में जो partially digested food है, तो regurgitate करने के लिए क्या responsible होता है? Rumen. The dash is the opening at the end of digestive tract. Digestive tract के end में जो opening होती है, तो क्या बोलते हैं? Anus. Insects जैसे कि butterflies feed करती हैं liquids पे, using a specialized structure, उसको क्या बोलते हैं हम? Proboscis. नेक्स्ट इज ट्रू एंड फॉल्स। ईसोफेगस प्लेज अ रोल इन डाइजेशन। ईसोफेगस डाइजेशन में रोल प्ले करता है। फॉल्स। अमीबा लैक वेल डिफाइंड बॉडी ऑर्गन्स। अमीबा में वेल डिफाइंड बॉडी ऑर्गन्स नहीं होते हैं। ट्रू। लार्ज इंटेस्टाइन प्राइमरली एब्जॉर्ब्स न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डाइजेस्टेड फूड। लार्ज इंटेस्टाइन प्राइमरली क्या करते हैं? न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है डाइजेस्टेड फूड से। फॉल्स। हाइड्रा प्राइमरली रिलाइज ऑन फोटोसिंथेसिस फॉर न्यूट्रिशन। हाइड्रा फोटोसिंथेसिस पर रिलाई करता है न्यूट्रिशन के लिए। फॉल्स। इन र्यूमेन ऑफ र्यूमिनेंट्स सिम्बायोटिक बैक्टीरिया क्या करता है? ब्रेक डाउन करता है सेल्यूलोज को। ट्रू। तो चैप्टर हमारा फिनिश हो गया है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। आप इसको रीड करो अच्छे से। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।